हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीटेट 29 दिसंबर को हुए सीडीपी के 30 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और ये जो आंसर बताए जा रहे हैं आपको सारे ऑफिशियल आंसर हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इन वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसी और वीडियो पाने के लिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है। इसका राइट आंसर होगा हमारा जो बालक का डेवलपमेंट होता है ना, चाइल्ड का, किसके क्षेत्र में बटा है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक, ये 4 क्षेत्र इनमें बटा हुआ है। अब चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है, सिर से पैर की ओर। जो सिर से पैर की ओर होता है विकास का सिद्धांत, सिर से पैर की ओर, तो इसको क्या बोलते हैं, सेफेलोकॉर्डल, मतलब शीर्षगामी सिद्धांत बोलते हैं। और जो अंदर से बाहर की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल, उसको बोलते हैं अधोगामी सिद्धांत। जो अंदर से बाहर की तरफ होता है, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ। अब चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है। वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। इसका राइट आंसर आरंभिक बात के अनुभवों का मुद्दा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वास और भावना को समझने में सहायक होता है, क्या कहलाता है। कल्पनाशीलता वाला खेल, वह बच्चा दिमाग से खेलता है, दिमाग के खेल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। लॉरेंस कॉल्वर के सिद्धांत में नैतिक तर्कणा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि इसका पालन करे। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन फोर्थ, सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती कि उसके पिताजी ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन ने किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं की क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास में सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा। वह जानती कि दोनों गिलास में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है, केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। उसे पता है कि उसे ये लगता है कि है ना, मुझे पिताजी ने ज़्यादा पानी दिया है, ज़्यादा नींबू पानी दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। इसका राइट आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक काल। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। लेपाइक उसके सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी। इसका राइट आंसर होगा बच्चे को अप्रेरित करेगी। इन क्वेश्चनों की लैंग्वेज बहुत टेढ़ी आई थी, इसलिए इनको अच्छे से समझ के अच्छे से पढ़ के जाना है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है। इसका राइट आंसर होगा सहपाठी सहयोग में सहायक खोज। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसका प्रयोग दृष्टि जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा स्थानिक बुद्धि। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। हेतल घर से गुजरती है और बोलती है, इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है
उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है, वह यह भाषा नहीं जानती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे से मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। जेंडर क्या है? इसका राइट आंसर जेंडर जन्म के समय निर्धारित होता है। ये तो सेक्स होता है। इसका राइट आंसर होगा सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। दावा ए, अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उत्तर के क्या था? मूल्यांकन का उद्देश्य निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा 13 का 3 वाला। ए सही है और लेकिन आर गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्न में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर है दंड और पुरस्कार प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। हमें दंड तो देना ही नहीं है बच्चों को। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बताएं। शिक्षण अधिगम का ये उपागम किस ओर संकेत करता है? इसका राइट आंसर होगा बाल केंद्रित है ये। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजक अधिगम को क्या करना चाहिए? सक्रियता से प्रोत्साहन करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा सेकंड वाला। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सकें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। एक विद्यार्थी जिसे ADHD है को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली है? इसका राइट आंसर होगा कक्षा जहां लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था है और विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार स्वयं कार्य करते हैं, जब भी वह पढ़ पाएगा, वरना वह टिक के तो एक जगह बैठ ही नहीं पाएंगे ADHD वाले तो। एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण है। इसका राइट आंसर होगा सृजनात्मक बुद्धि। जो अपसारी होती है ना, वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस वाले होते हैं बच्चे, सृजनात्मक बुद्धि वाले होते हैं बच्चे। अब क्या होता है अपसारी चिंतन? क्या होता है? एक मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोचना, ये होती है अपसारी चिंतन। ओहो, क्या हुआ? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है उन्हें मुख्यतः किस में दिक्कत आती है? पठन वैकल्य क्या होता है? डिसलेक्सिया, जो पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है इसका राइट आंसर होगा पढ़ने व लिखने में दिक्कत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 21 का बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनाने के लिए पैदा होते हैं। राइट। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। राइट। बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम। बिल्कुल गलत। बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं और उतना ही सोचते हैं जितना वयस्क सोचते हैं, मतलब काइंड में अंतर होता है, अमाउंट सेम होता है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं। राइट। इसका राइट आंसर है 1 2 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की सोच चिंतन को समझना।
चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे। अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? मनोवैज्ञानिक कारकों से, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से, विद्यालयों में संबंधित कारकों से, या अध्यापक से संबंधित कारकों से। इसका राइट आंसर होगा ये चारों ही ऑप्शन ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के अनुभव को साझा करने के अवसर देना और इस आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसके उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा सामाजिक संरचनावाद के उदाहरण है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा, खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे। स्मृति विषय युक्ति कौन सी है? स्मृति विषय युक्ति कौन सी? इसका राइट आंसर वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है। जैसे निमोनिक्स वगैरह बना लेते हैं, वो होती हैं याद करने वाली तकनीक। अब चलते क्वेश्चन नंबर 27 पे। अनुज कक्षा 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विद्यालय से परिचित कराने के लिए एकदम मानस मंथन करवाता है। तो यह युक्ति निम्न में से किसे सम्मिलित करेगी? रटकर सीखना, दृष्टिकोण जानना, समालोचनात्मक चिंतन या खोजबीन। इसका राइट आंसर होगा, आप भी जानते हैं 27 का, रटकर सीखना तो होगा ही नहीं उसमें। जिसमें पहला ऑप्शन हो वह गलत है, दूसरा तीसरा चौथा सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। असर्शन और रीज़न वाले हैं। सभी बच्चे परीक्षा में अच्छे अंक लाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। ये तो बात सही है, उनके ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए बच्चों के। और इसका कारण क्या दिया है? अर्थपूर्ण अधिगम हो सके, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा महसूस कर सकें। इसका राइट आंसर हो ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। अब चलते क्वेश्चन नंबर 29 पे। एक विद्यार्थी अलीजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, परीक्षा में असफल होने के लिए वह किसे जिम्मेदार ठहराएगी? उसकी योग्यता में कमी को। इसका राइट आंसर हो उसकी योग्यता में कमी को जिम्मेदार ठहराएगी। क्वेश्चन नंबर 30 पे। एक अध्यापक चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों, उसे ऐसा क्या करना चाहिए उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से मोटिवेशन उनमें जाग जाए? इसका राइट आंसर बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। ये आज के हमारा हो गए 30 क्वेश्चन है। 27 दिसंबर 2021 को हुए सीटेट एग्ज़ाम में CDP के 30 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम 30 क्वेश्चन के साथ। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं केवल गुणात्मक परिवर्तन, केवल मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों। विकास में जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है उसमें दोनों परिवर्तन आते हैं, गुणात्मक व मात्रात्मक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का होते हैं फाइन मोटर स्किल्स होते हैं। इसमें क्या आएगा? कूदना, दौड़ना, तैरना या लिखना है। इसका राइट आंसर होगा हमारा लिखना। ये सारे तो होते हैं ग्रॉस मोटर के होते हैं सारे, ये फाइन मोटर का होता है लिखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है? संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर होगा किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? समकक्षी समूह का संदर्भ, इसका राइट आंसर होगा हमारा
बच्चों के द्वितीय समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है? उप अवस्था क्या होती है? जो उसकी सब स्टेजेस हैं लॉरेंस कोलबर्ग की। तो इसमें पूछे कन्वेंशनल स्टेज के बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक सरोकार और आत्मबोधन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, समायोजन घटित होता है। समायोजन कब होता है? एकोमोडेशन बोलते हैं समायोजन को, जो पहले वीडियो में बताई थी मैंने। समायोजन कब होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करके नए अनुभवों को समझते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, एक बच्चा 5 वर्षीय 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल 12 नीले रंग के। जब बच्चे से प्रश्न पूछा जाता है कि नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी डैश हासिल नहीं कर पाया है। क्या हासिल नहीं कर पाया है बच्चा? इसका राइट आंसर होगा श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। अभी वो वर्गीकरण नहीं कर पा रहा है अभी बच्चा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य को महत्व देते हैं। इसका राइट आंसर होगा आलोचनात्मक चिंतन, जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, कथन और रीजन वाले हैं। कथन में दिया है कक्षा ए में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका तर्क दिया है उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि डैश शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे कि विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसमें लिंग और जेंडर। लिंग का प्रयोग किसके लिए होता है? हमारे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के लिए होता है, जैविक अंतरों के लिए। और जेंडर का यूज़ किस लिए होता है? उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए जिसे एक जो हमारे मतलब संस्कृति में होता है, हमारे समाज में होता है। जेंडर का प्रयोग हमारे सामाजिक होता है, और लिंग का होता है बायोलॉजिकल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, बहुभाषी कक्षा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बहुभाषी कक्षा के लिए इसका राइट आंसर होगा शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग करने में उन्हें आसानी हो। इसका राइट आंसर होगा सेकंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? इसका राइट आंसर होगा आपका 14 का सेकंड। वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों और संरचनाओं पर आधारित होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे, निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन के लिए उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा हमारा बच्चों की संप्रत्य बुद्धि का नियमित
प्रलेखीकरण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। एक अध्यापिका अपने बच्चों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह तकनीक है। इसका राइट आंसर होगा अधिसंज्ञान कौशल के विकास में मददगार है। अधिसंज्ञान क्या होता है? मेटाकॉग्निजियम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। समावेशी कक्षा किन विद्यार्थियों के अधिगम के लिए उपयुक्त स्तर मान रखती है? समावेशी कक्षा में कौन कौन से विद्यार्थी आते हैं? सृजनात्मक भी आते हैं, स्वलीन भी आते हैं, अधिगम विकार भी आते हैं, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण भी आते हैं। समावेशी कक्षा में ये चारों ही टाइप के विद्यार्थी आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, जिसमें ऑप्शन होंगे 1 2 3 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। एक ऐसी दिशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है, डैश कहलाती है। बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षर हटा दे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वाचन वैकल्य। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित है। वह मौलिक एवं अभिसारी समाधानों को खोज कर लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा अधिगम सामग्री उपयुक्त है? बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें उपयुक्त हैं। जो देख नहीं पाते बच्चे, उनके लिए बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें तो यूज़फुली होंगी। और त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट जो 3D होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। छोटे छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक जो देख ही नहीं पाता, उसे छोटे वाले और दे दें हम, तो ये नहीं होगा इसका। सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक्य में परिवर्तित करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो है मूल पाठ है उसको वाक्य में परिवर्तित करते हैं, ऑडियो में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसमें थर्ड हो वो नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा सेकंड वाला, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है? बच्चे के अधिगम को सहयोग देने के लिए कौन सी नहीं है? क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना, नहीं वाला पूछा है इसमें। इसका राइट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा होगा बच्चों के प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना। हम बच्चों से ये कहेंगे नहीं, ना नकल उतारने के लिए कहेंगे, ना रट्टा कर ले, ना रट्टाफिकेशन के लिए कहेंगे कि उसे समझाना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा सवाल प्रतिक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का क्या तरीका है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी शिक्षा होनी चाहिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है? इसका राइट आंसर होगा अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो कि बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हुआ अनुक्रिया समुच्चय। समस्या समाधान करते समय एक ही उस पर अटक जाना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है? व्यवहारवादी, संरचनावादी या मनोविश्लेषणवादी या प्रतिपादक? इसका राइट आंसर होगा आपका संरचनावादी। वो बच्चे छोटे छोटे समूह में कार्य कर रहे हैं अपना अपना। क्वेश्चन नंबर 27। समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रम से पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा 27 का पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति।
क्वेश्चन नंबर 28 पे। जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए कि बच्चा क्यों गलती कर रहा है। आगे हमें उसकी गलती पकड़नी है, ना कि उससे बहस करनी कि तुमने गलती कर दी, अब तो तुम बोल ही नहीं सकते क्लास में, बैठ जाओ चुपचाप से एक कोने में। ऐसा नहीं करना, हमें उसके साथ बात करनी है कि वह गलती क्यों कर रहा है, चर्चा करनी चाहिए हमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग देकर। चलते क्वेश्चन नंबर 30 पे। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो अधिसंज्ञान। अधिसंज्ञान क्या होता है? मेटाकॉग्निशन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 28 दिसंबर 2021 को हुए पेपर में CDP के 30 क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आया था, विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या बोला जाता है? अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, विकास के सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहर की ओर होता है। इसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा अधोगामी। अधोगामी मतलब प्रॉक्सिमो डिस्टल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। उसका व्यवहार क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा प्राथमिक सामाजिकरण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे, अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी किंतु अध्यापिका को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया। लॉरेंस कॉल्वर के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है? इसका राइट आंसर होगा हमारा यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण अवस्था है। हमारी फर्स्ट स्टेज होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर हुआ विकेंद्रीकरण एवं प्रत्यवर्तीयता। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो कि वह घोड़े पर सवारी कर रहा हो। उसकी क्षमता क्या कहलाती है? सांकेतिक प्रस्तुतिकरण। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। लेव वाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता में तुलना कैसे कुछ ऊपर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अक्रम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहता है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अक्रम के इस वाचन को क्या कहेंगे? व्यक्तिगत वाचन मतलब प्राइवेट स्पीच। जब अक्रम खुद से ही बातें कर रहा है खेलते हुए
सेल्फ डायरेक्शन दे रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइवेट स्पीच। लेव वाइगोस्की के अनुसार अगर यही पियाजे के अनुसार पूछी गई होती तो उसको क्या बोलते हैं, आत्मकेंद्रित वाचन, पियाजे के अनुसार, और वाइगोस्की के अनुसार ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अभिकथन और कारण वाले हैं ये। ए अभिकथन दिया हमारा, बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं, इसमें पर्यावरण की कोई भूमिका नहीं होती। ये कहाँ लिखा है कि पर्यावरण की कोई भूमिका नहीं होती भाषा सीखने में, पर्यावरण की तो सबसे बड़ी भूमिका होती है, ये गलत है। भाषाई विकास केवल आनुवंशिकता का ही उत्पाद है, ये भी गलत है। जो हमारा विकास होता है ना वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का ही प्रोडक्ट होता है, ये किसने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है। तो इसलिए ये दोनों ही गलत हैं, हमारे अजर्सन और रीज़न दोनों ही गलत दिए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, 4A और R दोनों गलत हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। वंचित पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है। इसका राइट आंसर होगा अध्यापकों की उनकी दक्षताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं। जल्दी क्वेश्चन नंबर 13 पे। एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा, यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है, उनके कामों में नमूनों का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है, सतत एवं समग्र। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आकलन का उद्देश्य है, आकलन का क्या उद्देश्य है, अधिगम पर विश्वसनीयता प्रतिपुष्टि देना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। सभी विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरह की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियाँ अपनानी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को पोषित करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्न में से अवधान कमी अति सक्रियता व्यतिक्रम ADHD वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है। आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति दर्शाता है वो ADHD वाला, एक जगह टिक के बैठ नहीं सकता बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 18। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ सामग्रियों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है तथा उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है, उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए। उसे पाठ्यपुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए, उसको देखने में कठिनाई हो रही है तो उसे ऑडियो के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20। एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निःशक्तता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति प्रयोग करेंगे। इसका राइट आंसर होगा प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सी युक्तियां सार्थक अधिगम को सन्मुख करने के लिए प्रभावशाली हैं। इसका राइट आंसर होगा हमारा 21 का थर्ड, 1 2 3 तीनों ऑप्शन इसके ठीक हैं। पढ़ लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हैं।
उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग और विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा समझाने के लिए कहना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। अभिकथन और कारण वाले हैं ये। अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को सम्मिलित करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। इसका कारण है, बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि वे पहले से जो जानते हैं उससे संबंध बनाएं। इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? इसका राइट आंसर होगा 23 का रटने पर आधारित अधिगम, अवधारणात्मक सोच पर, समझ पर। अब जो क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन योगदान नहीं देता है? इसका राइट आंसर होगा विचारक परिस्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है। वह इस कार्य को प्रेम से करती है और उसे संतुष्टि देता है। यह क्या दर्शाता है? ये आंतरिक प्रेरणा दर्शाता है। उसे अंदर से इंटरनल मोटिवेशन है, तभी तो वो कर रही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। निम्न में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावनात्मक अधिगम को सन्मुख करता है? इसका राइट आंसर होगा तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर, त्रुटियां अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच समझने का अवसर देती हैं कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, हमें किस टाइप से पढ़ाना चाहिए। अध्यापकों को ये सोचने का अवसर देती हैं कि उनको टीचिंग मेथड में अपने में कहाँ चेंज करना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? इसका राइट आंसर होगा संवेग करता है अधिगम को प्रभावित, सांस्कृतिक संदर्भ, परिपक्वता और रुचि। ये चारों ही कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब चलते हैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सीखना सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बाधित होता है। ये किसकी रचना नहीं है? रचनावाद की विशेषता नहीं है ये। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है। इससे बच्चों के मन में अनावश्यक भ्रांति उत्पन्न होगी, गलत। बच्चों में सीखने के प्रति बोरियत व अरुचि होगी, गलत। इससे तो कई कार्टून किए हैं, उससे तो इंटरेस्ट और बढ़ेगा ना। विद्यार्थियों का ध्यान अधिगम और अवधारणाओं को सीखने से भटक जाएगा, गलत। विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाले बनाया जा सकेगा, राइट। इसका राइट आंसर होगा विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है। 29 दिसंबर को हुए CDP के 30 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और ये जो आंसर बताए जा रहे हैं आपको सारे ऑफिशियल आंसर हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इन वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे और वीडियो पाने के लिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है? इसका राइट आंसर होगा हमारा जो बालक का डेवलपमेंट होता है ना, चाइल्ड का, किसके क्षेत्र में बटा है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक, ये 4 क्षेत्र इनमें बटा हुआ है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है, सिर से पैर की ओर? सिर से पैर की ओर होता है विकास का सिद्धांत, सिर से पैर की ओर। तो इसको क्या बोलते हैं? सेफेलोकॉर्डल, मतलब शीर्षगामी सिद्धांत बोलते हैं। और जो अंदर से बाहर की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल, उसको बोलते हैं अधोगामी सिद्धांत, जो अंदर से बाहर की तरफ होता है, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। राघव जब शिशु था
तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है। वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है? इसका राइट आंसर आरंभिक बात के अनुभवों का मुद्दा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्वेश्चन हमारा, वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वास और भावना को समझने में सहायक होता है, क्या कहलाता है? कल्पनाशीलता वाला खेल। वह बच्चा दिमाग से खेलता है, दिमाग के खेल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे, लॉरेंस कॉल्बर्ट के सिद्धांत में नैतिक तर्कणा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि इसका पालन करे? इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 4, सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती कि उसके पिताजी ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन ने किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास में सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा। वह जानती कि दोनों गिलास में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है? केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। उसे पता है कि उसे ये लगता है कि है ना, मुझे पिताजी ने ज़्यादा पानी दिया है, ज़्यादा नींबू पानी दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है? इसका राइट आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक काल। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। लेव उसके सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी? इसका राइट आंसर होगा बच्चे को अप्रेरित करेगी। इन क्वेश्चनों की लैंग्वेज बहुत टेढ़ी आई थी, इसलिए इनको अच्छे से समझ के अच्छे से पढ़ के जाना है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है? इसका राइट आंसर होगा सहपाठी सहयोग में सहायक खोज। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसका प्रयोग दृष्टि जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा स्थानिक बुद्धि। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। हेतल घर से गुजरती है और बोलती है। इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है। वह यह भाषा नहीं जानती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे से मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। जेंडर क्या है? इसका राइट आंसर जेंडर जन्म के समय निर्धारित होता है। ये तो सेक्स होता है। इसका राइट आंसर होगा सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। दावा ए, अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और तर्क क्या था? मूल्यांकन का उद्देश्य निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा 13 का 3 वाला। ए सही है और लेकिन आर गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 14 पे, निम्न में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर है दंड और पुरस्कार प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। हमें दंड तो देना ही नहीं है बच्चों को। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे, राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बताएं। शिक्षण अधिगम का ये उपागम किस ओर संकेत करता है? इसका राइट आंसर होगा बाल केंद्रित है ये। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे, एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजक अधिगम को क्या करना चाहिए? सक्रियता से प्रोत्साहन करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा सेकंड वाला। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सकें। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, एक विद्यार्थी जिसे ADHD है को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली है? इसका राइट आंसर है कक्षा जहाँ लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था है और विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार स्वयं कार्य करते हैं, जब भी वह पढ़ पाएगा, वरना वह टिक के तो एक जगह बैठ ही नहीं पाएगा ADHD वाले तो। एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण है। इसका राइट आंसर होगा सृजनात्मक बुद्धि। जो अपसारी होती है ना, वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस वाले होते हैं बच्चे, सृजनात्मक बुद्धि वाले होते हैं बच्चे। अब क्या होता है अपसारी चिंतन? क्या होता है? एक मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोचना, ये होती है अपसारी चिंतन। ओहो, क्या हुआ? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है उन्हें मुख्यतः किस में दिक्कत आती है? पठन वैकल्य क्या होता है? डिसलेक्सिया, जो पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है इसका राइट आंसर होगा पढ़ने व लिखने में दिक्कत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 21 का, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनाने के लिए पैदा होते हैं। राइट। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। राइट। बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम। बिल्कुल गलत। बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं और उतना ही सोचते हैं जितना वयस्क सोचते हैं, मतलब काइंड में अंतर होता है, अमाउंट सेम होता है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं। राइट। इसका राइट आंसर है 1 2 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की सोच चिंतन को समझना। चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे, अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? मनोवैज्ञानिक कारकों से, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से, विद्यालयों में संबंधित कारकों से, या अध्यापक से संबंधित कारकों से। इसका राइट आंसर होगा ये चारों ही ऑप्शन ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के अनुभव को साझा करने का अवसर देना और इस आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसके उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा सामाजिक संरचनावाद के उदाहरण है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे, स्मृति विषय युक्ति कौन सी है? स्मृति विषय युक्ति कौन सी? इसका राइट आंसर वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है, जैसे निमोनिक्स वगैरह बना लेते हैं, वो होती हैं याद करने वाली तकनीक। अब चलते क्वेश्चन नंबर 27 पे,
अनुज कक्षा 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विद्यालय से परिचित कराने के लिए एकदम मानस मंथन करवाता है। यह युक्ति निम्न में से किसे सम्मुख करेगी? रटकर सीखना, दृष्टिकोण जानना, समालोचनात्मक चिंतन या खोजबीन। इसका राइट आंसर होगा, आप भी जानते हैं, 27 का रटकर सीखना तो होगा ही नहीं उसमें, जिसमें पहला ऑप्शन हो वह गलत है, दूसरा तीसरा चौथा सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। आदर्शन और रीजन वाले हैं। सभी बच्चे परीक्षा में अच्छे अंक लाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। ये तो बात सही है, उनके ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए बच्चों के। और इसका कारण क्या दिया है? अर्थपूर्ण अधिगम हो सके, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा महसूस कर सकें। इसका राइट आंसर हो ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। अब चलते क्वेश्चन नंबर 29 पे। एक विद्यार्थी अलीजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, परीक्षा में असफल होने के लिए वह किसे जिम्मेदार ठहराएगी? उसकी योग्यता में कमी को। इसका राइट आंसर हो उसकी योग्यता में कमी को जिम्मेदार ठहराएगी। क्वेश्चन नंबर 30 पे। एक अध्यापक चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों, उसे ऐसा क्या करना चाहिए उसके जो विद्यार्थी आंतरिक रूप से मोटिवेशन उनमें जाग जाए? इसका राइट आंसर को बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। ये आज के हमारे हुए 30 क्वेश्चन। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।